गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जैसा कि आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि न्यूटन के 3 लॉज होते हैं। पहला लॉ जो होता है वो फोर्स की क्वालिटिव वैल्यू को बताता है। सेकंड लॉ फोर्स की क्वांटिटिव वैल्यू को बताता है और थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन होता है। तो फर्स्ट लॉ की अगर हम बात करें क्वालिटिव वैल्यू, तो एक्चुअली वो डेफिनीशन होती है इनर्शिया की। अब इनर्शिया क्या होता है ये बताते हैं। इनर्शिया एबिलिटी होती है किसी ऑब्जेक्ट की जिससे वो अपनी पोजीशन बनाए रखता है, यानी ऑब्जेक्ट की वो एबिलिटी जिससे वो अपनी पोजीशन बनाए रखे, अपनी स्टेट को चेंज ना होने दे जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ठीक, मीन्स एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टेंड्स टू स्टे एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन टेंड्स टू स्टे इन मोशन with same speed in the same direction unless it is compelled by some external unbalanced force to change that state। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो उसी मोशन के साथ उसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगा के उसका स्टेट चेंज ना कर दिया जाए। ठीक है, ये इनर्शिया 3 टाइप की होती है, रेस्ट की इनर्शिया, मोशन की इनर्शिया, डायरेक्शन की। यानी ऑब्जेक्ट की वो एबिलिटी जिससे वो अपनी रेस्ट की पोजीशन को बनाए रखता है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है। ऑब्जेक्ट की वो एबिलिटी जिससे वो अपनी मोशन की स्टेट को बनाए रखता है वो उसकी इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया, और जिससे वो डायरेक्शन अपना चेंज नहीं होने देता, बनाए रखता है, उसको क्या कहेंगे, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट सेकेंड लॉ पढ़ने के लिए हमें पहले पढ़ना होगा लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है ऑब्जेक्ट का। अगर कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में है तो उसका मास और जिस वेलोसिटी के साथ वो मोशन कर रहा है उन दोनों का प्रोडक्ट ही लीनियर मोमेंटम होता है। अब क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम भी आपका क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगी। मास इनटू वेलोसिटी यानी किलोग्राम, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट हो गई। डायमेंशन निकाल सकते हैं यहाँ से, किलोग्राम का m हो गया, मीटर का l हो गया, सेकंड का t पावर -1 रख दिया हमने। अब न्यूटन सेकंड लॉ देखते हैं क्या होता है। न्यूटन सेकंड लॉ एक्चुअली क्या होता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स के। अगर हम मान लें मोमेंटम में चेंज डेल्टा पी है, टाइम इंटरवल डेल्टा टी में, तो एफ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा टी को हम रेंज लेकर के लिमिट लगा देते हैं 0, तो डी पी अपॉन डी टी हो जाता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ जाती है। पी हम पढ़ चुके हैं पिछले भी हेडिंग में, मोमेंटम होता है जिसकी वैल्यू एम वी होती है। मास क्योंकि चेंज नहीं होता, ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट रहता है, तो हमने बाहर की कर लिया, डी बाई डी टी आप जानते हैं डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर हो गया, तो ये डी वी के साथ चला गया। और डी वी बाई डी टी एसिलरेशन होता है, इंस्टेंटेनियस एसिलरेशन होता है, तो हमने एसिलरेशन वैल्यू रख दी। प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कांस्टेंट बढ़ा दिया है। अब यहाँ क्या है कि अगर एफ को हम 1 न्यूटन रख दें, एम 1 kg रख दें और ए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख दें तो ऑटोमेटिकली के की वैल्यू 1 आ जाती है। तो यही वैल्यू जहाँ रख करके अगर के की वैल्यू 1 रख करके निकाले तो एफ इज इक्वल टू एम ए आता है। ये बेसिक फार्मूला हो जाता है फोर्स का, जो आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है। यहाँ फोर्स के कुछ यूनिट्स दिए गए हैं, एम के एस में किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, सी जी एस में डाइन पढ़ते हैं। न्यूटन और डाइन में रिलेशन क्या होता था, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन। न्यूमेरिकल में अगर कहीं के जी एफ में लिखा आता है मास वगैरह या फोर्स वगैरह की 1 kgf फोर्स है, तो उसको अगर हमें न्यूटन में चेंज करना पड़ेगा पहले, एसआई यूनिट में चेंज करना होगा सॉल्व करने से पहले, तो स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है 9.8 उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और फिर लगाएंगे। डायमेंशन भी मैंने लिख दिया है। तो जो सेकेंड लॉ हमने पढ़ा उसमें ये था कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। यहाँ हम पढ़ेंगे इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स एक्चुअली किसी भी ऑब्जेक्ट की डायनामेटिकल स्टेट को बताता है कि किसी एक पॉइंट पे डायनामिकल क्या स्टेट है, उसकी कितनी हो रही है। यानी अगर फोर्स एफ लग रहा हो ऑब्जेक्ट पे स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी के लिए, तो दोनों का प्रोडक्ट ही इम्पल्स हो जाता है। ठीक है, अब फोर्स क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये हम पढ़ चुके हैं। और डेल्टा पी क्या होता है, एम इंटू डेल्टा वी।
यहाँ हमने वैल्यू रख दिया m इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये फोर्स का हो ही गया, डेल्टा टी लिखा था कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो वैल्यू रख देते हैं फिर, या F इज इक्वल टू आप जानते हैं ma होता है और a होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, चाहे जो लिख सकते हैं। तो डेल्टा टी कैंसिल, m इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी होती है। चेंज इन वेलोसिटी कब होगी? जब फाइनल और इनिशियल होगा। अगर फाइनल वेलोसिटी बढ़ रही है, इनिशियल रेस्ट में था या कम था, तो v माइनस यू लिख देते हैं, यानी एम वी माइनस एम यू, यानी इम्पल्स क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम आ गया, ठीक है। इसका यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल लगाने में। थर्ड एक्शन रिएक्शन होता है, ये आपको मालूम है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कोई मान लीजिए कोई एक मास ए है जिसका मास एम ए है, ये बी पर फोर्स लगा रहा है एफ ए बी, और बी लगा रहा है अपोजिट फोर्स इस पर एफ बी ए, तो दोनों एक दूसरे के यानी दोनों का सम क्या होगा? अगर ये सिस्टम में है तो दोनों का सम क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। मीन्स एफ ए पी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, यानी फोर्स दोनों क्या होंगे? इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। लास्ट टॉपिक जो आता है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का ये हुआ, लीनियर मोमेंटम का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में या लीनियर वेलोसिटी के साथ मोशन में है या लीनियर मोशन कर रहा है, तो उसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा, तब तक नहीं चेंज होगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। यानी ऑब्जेक्ट पर अगर एक्सटर्नल फोर्स हम जीरो रखते हैं, नहीं लगाते हैं, तो उसका मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। ये स्टेटमेंट है, इसकी प्रूविंग मैंने बताई है। मान लीजिए कोई दो पार्टिकल का सिस्टम है, एक का मास m1 है, दूसरे का m2, एक पे फोर्स F1 है, दूसरे पे F2, एक पे मोमेंटम P1 है, दूसरे पे P2, ये पूरा सिस्टम है, तो बाउंड होंगे, यानी दोनों के बीच जो इंटरनल फोर्स लगे होंगे दोनों का सम जीरो होगा। तो टोटल सिस्टम का फोर्स मान लीजिए F है और टोटल सिस्टम पे मोमेंटम P लग रहा है, तो अलग अलग पार्टिकल का जो मोमेंटम में चेंज आएगा वो टोटल मोमेंटम में चेंज के बराबर होगा। डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया है, लिमिट ले लिया है, ये डी में ऑपरेटर चेंज हो गया कैलकुलस में, यानी डिफरेंशिएशन में। डी पी अपॉन डी टी आप पढ़ चुके हैं सेकेंड लॉ से, एफ हो जाएगा फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। ये सेकेंड पार्टिकल के फोर्स जो लग रहा होगा उस पर। अब फोर्स दो तरह से डिवाइड होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। पहले पर हम एक्सटर्नल इंटरनल में, और दूसरे को भी एक्सटर्नल इंटरनल में डिवाइड कर दिया। एक्सटर्नल जो दोनों फोर्स हैं इकट्ठा कर लिया, इंटरनल जो दोनों फोर्स हैं इकट्ठा कर लिया। क्योंकि ये दो पार्टिकल का सिस्टम है, यानी दोनों पार्टिकल बाउंड हैं, तो दोनों के इंटरनल फोर्स क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी दोनों का सम जीरो होगा, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हो जाते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और हमने यहाँ कहा है अगर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, यानी इफ़ एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है वो जीरो हो जाए, तो ये जीरो हो गया, ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये अपने आप कैंसिल होकर ज़ीरो हो गए, तो कुल मिला के डी पी अपॉन डी टी कितना आया? ज़ीरो आ गया। और डी पी अपॉन डी टी अगर ज़ीरो आया है तो इसका मतलब पी क्या हो गया? कांस्टेंट आ गया। ओके, थैंक यू।